हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण कहते किसे हैं, संप्रेषण की परिभाषाएं, संप्रेषण के तत्व, संप्रेषण की प्रक्रिया और संप्रेषण के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं और संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक, ये सब इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। पढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों संप्रेषण होता है, संप्रेषण को इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है दोस्तों। एक होता है कम्युनिस और एक होता है कम्युनिकेयर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य और इसका शाब्दिक अर्थ होता है भागीदारी या मित्रता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले मैं कुछ लिख दे रहा हूं, फिर आपको संप्रेषण समझाऊंगा होता क्या है। अगर इसके दोनों ऑल ओवर की बात करें तो इसका शब्द को तो होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान। अब थोड़ा इधर और लिख दें, देखो संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है जिसमें एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश लेने वाला। समझना दोस्तों, अब संप्रेषण कहते किसे हैं दोस्तों। संप्रेषण में पहले आपको अपने शब्दों में बताऊं, संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान करना। सपोज मैं अपनी जो बात आप तक पहुंचा रहा हूं वो आप तक पहुंच जाए तो वो कैसा है, संप्रेषण। यानी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को जो सूचना प्रदान की जाती है वो संप्रेषण कहलाती है। यानी विचारों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि संप्रेषण में संवेग ट्रांसफर हो सकते हैं? जी हाँ हो सकते हैं। संप्रेषण हवा ट्रांसफर हो सकते हैं? जी हाँ हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति को शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में जो सूचना प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है दोस्तों? संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब कम्युनिकेशन होता कितने प्रकार? दो प्रकार। एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक वो होता है जो मैं अपनी बात अपनी अभी जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंचे, वो शाब्दिक है।
लेकिन अशाब्दिक क्या होता है, जिसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे शारीरिक हाव भाव, आंखों की भाषा, चेहरे के हाव भाव, वेशभूषा, जो भी हो वो क्या कहलाता है, अशाब्दिक कहलाता है। अब थोड़ा इसको समझें कि संप्रेषण को इंग्लिश में बोलता है कम्युनिकेशन। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस और कम्युनिकेटर से हुई है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर उसने पूछा कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, या तो ये दोनों आएंगे या ये भी आ सकता अलग से, ये भी अलग से आ सकता। अगर उसने ये नहीं पूछा तो ये पूछे। अब उसने पूछा कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों आपको लगाना सामान्य। अगर उसने पूछा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना, कम्युनिस्ट से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ का सामान्य। अगर उसने पूछा कम्युनिकेशन को इंग्लिश में लैटिन की भाषा के कम्युनिकेशन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भागीदारी या मित्रता। अगर उसने पूछा कम्युनिकेशन लैटिन के इस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों लगाना सामान्य। इसका पूछे तो भागीदारी या मित्रता। अगर उसका ऑल ओवर पूछे कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो विचारों का आदान प्रदान, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब इधर देखें, संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दोस्तों कैसे, क्योंकि बिना संप्रेषण के तो हम शिक्षा पढ़ ही नहीं सकते। जब तक हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक शिक्षा पूर्ण हो सकती नहीं हो सकती। संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण को एक द्विपक्षीय प्रक्रिया माना जाता है। द्विपक्षीय, एक संदेश देने वाला, एक संदेश लेना। अभी प्रेजेंट में मैं संदेश देने वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप जब उसे ग्रहण करेंगे तो आप संदेश लेने वाले होंगे। यानी एक होता है संदेशकर्ता और एक होता है श्रोता। ठीक है दोस्तों, अब संदेश लेने वाला जिसमें संवेग, विचार, भावनाओं आदि का आदान प्रदान किया जाता है। यानी संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं, संवेगों का ट्रांसफर एक दूसरे व्यक्ति से कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो किसके द्वारा करेगा, संप्रेषण के द्वारा करेगा। नोट कर लो दोस्तों, यहां से मिल सकता है आपको एक क्वेश्चन, यहां से नोट कर लो उसको। संप्रेषण हमेशा ध्यान रखना, अगर वो पूछे कि संप्रेषण कैसी प्रक्रिया, दो मुखी प्रक्रिया, एक संदेश देने वाला, एक संदेश लेने वाला। संप्रेषण किस पर निर्भर करता है, श्रोता पर। श्रोता पर कैसे, अगर मैंने आपको पूरे लेक्चर पढ़ाया लेकिन बाद में आपने ये कह दिया कि सर हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया, तो संप्रेषण बिल्कुल बेकार है। अगर मैंने कितना भी भद्दा पढ़ाया लेकिन आपने ये कह दिया कि सर हमारी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आया, तो संप्रेषण अच्छा है। यानी संप्रेषण श्रोता पर निर्भर करता है। अगर श्रोता ने कहा सही है तो सही है, अगर श्रोता ने कहा गलत है तो गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। दोनों सुपर में संप्रेषण से कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मैरियस की। संप्रेषण विचारों, संवेगों और भावनाओं के आपसी तालमेल की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, एक आती है बुकर की, संप्रेषण उस प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का
अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये किसने कहा? बुकन ने। एक आती है एडगर डेल की, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में पारस्परिकता के भाव में विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। 50% में दोस्तों इसकी डेफिनेशन आती है, कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये 3 है। संप्रेषण विचारों, संवेगों, भावनाओं के आपसी तालमेल की प्रक्रिया है। जब हम अपने संप्रेषण में यानी अपने विचार, भाव, संवेग उसको किसी दूसरे के साथ व्यक्त करते, साझा करते, वो क्या कहलाता है? हमारा संप्रेषण कहलाता है। ये मेरी ने कहा है, बुकन ने कहा है, संप्रेषण उस प्रत्येक वस्तु को कहते हैं, प्रत्येक उस वस्तु का अर्थ व्यक्त करते हैं जिसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यानी सब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक जो वस्तु, जो बात, जो विचार, जो संवेग पहुंचाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। एक हवा मिल जाती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, उसमें जब ट्रांसफर होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लो। आपको इतना ध्यान रखना है, जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति कोई भी ऐसी वस्तु, संवेग, विचार, भावना कुछ भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है तो वो किसका सहारा लेगा दोस्तों? संप्रेषण का सहारा लेगा। आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों संप्रेषण की विशेषताओं की। देखो, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक
द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें एक संदेश देने वाला और एक संदेश लेने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है नेक्स्ट संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लास्ट लिख लो, संप्रेषण में शाब्दिक और अशाब्दिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यहां से दोस्तों आपको मिल सकता है, जब भी इसका ऑप्शन आएगा तो ये पूछेगा निम्न में से कौन सा संप्रेषण का एक मुख्य तत्व है या कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बिना उद्देश्य के तो बात नहीं करते। अगर सब अभी आप मेरी वीडियो देखेंगे, अभी आप जो पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट पास करना, तो बिना उद्देश्य के तो हम संप्रेषण कर ही नहीं सकते। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो बिना उद्देश्य के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हम कुछ भी करेंगे बिना उद्देश्य के तो कर ही नहीं सकते। तो संप्रेषण कैसी प्रक्रिया? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब संप्रेषण में किसका प्रदान किया था? विचारों का आदान प्रदान किया था। ये तो सब लोग आपको पता है, मैं जब से बता के आ रहा हूं कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या? विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया कैसे है कि इसकी जो भी एक श्रोता होता है, एक संदेशकर्ता होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गत्यात्मक का शाब्दिक अर्थ एक तत्व का दूसरे तत्व से जुड़ा होना, यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर इसमें दो श्रोता हैं, एक तो संदेशकर्ता, एक श्रोता, एक मैं हूं, एक आप हैं, तो जब तक दोनों जुड़े नहीं रहेंगे भावनाओं से तब तक ये प्रक्रिया हो नहीं सकती। तो ये कौन सी गत्यात्मक? अगर आपसे ये पूछे कि संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, तो मैंने आपको एक उद्देश्यपूर्ण भी लिखाई है, गत्यात्मक भी लिखाई है, सामाजिक भी लिखाई है, लेकिन एक ऑप्शन में होगा आपको द्विपक्षीय प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है। तो आपको द्विपक्षीय लगानी है, एक संदेश देने वाला, एक संदेश लेने वाला। आप ये कंफ्यूजन मत होना कि सर ने तो सामाजिक भी लिखाई है, गत्यात्मक भी लिखाई है, उद्देश्य भी लिखाई है। ये तो एक तरह से इसकी विशेषता है, लेकिन इसकी मुख्य रूप से जो पहचान होती है दोस्तों वो द्विपक्षीय से होती है, यानी एक संदेश देने वाला और एक संदेश लेने वाला। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया? सामाजिक प्रक्रिया। अब समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। अब जब हम समाज में जाएंगे तो जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, अपनी बातों से किसी दूसरे को प्रभावित करेंगे, तो सामाजिक कैसी प्रक्रिया? सामाजिक प्रक्रिया। संप्रेषण के द्वारा एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कैसे पूर्ति कर सकता है? सबूत, अभी आपको प्यास लग रही है तो आपने बोला मैं पानी पी के आता हूं, तो आपने जो ये बात बोली है वो संप्रेषण के द्वारा ही तो बोली है। यानी आपकी ऐसी कौन सी आवश्यकता, ऐसी कोई आवश्यकता जब तक आप उसको प्रकट नहीं करेंगे शब्दों के द्वारा, अशब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, संकेतों के द्वारा, तब तक किसी दूसरे व्यक्ति को यह पता नहीं चलेगा आप चाह क्या रहे हैं, आपकी क्या आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक ध्वनियों का प्रयोग किया था। संप्रेषण में शाब्दिक और अशाब्दिक ध्वनियों का प्रयोग किया था। ये मैं अभी आगे और पढ़ाऊंगा। अशाब्दिक कौन सी होती है? जैसे शारीरिक भाषा है, हाव भाव है, संकेत भाषा है, तो ये क्या है? अशाब्दिक होता है। शाब्दिक क्या है? जो मैं भी बोल रहा हूं, नोट कर लो दोस्तों इसको।
आगे चलते हैं दोस्तों। अब आती है दोस्तों इंपोर्टेंट संप्रेषण की प्रक्रिया। इसको इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों। देखो संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे चलती है, देखो ये दोस्तों है संप्रेषण की प्रक्रिया। अब देखो कैसे, अब सबसे पहले संदेशकर्ता होगा, संदेशकर्ता के बाद फिर वो एनकोडिंग एक शब्द जो बनाता, अभी मैं बताता हूँ। अभी पहले मैं लिख दूँ इसको नोट डाल के। पहला जो व्यक्ति संदेश बनाता है, कॉमा लिखता है और भेजता है, उससे इनकोडर या इनकोडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है संप्रेषण की प्रभावशीलता श्रोता पर निर्भर करती है। तीसरा संप्रेषण की प्रक्रिया श्रोता पर निर्भर करती है दोस्तों। अब पहले शब्द संदेश जो व्यक्ति बना रहा है, संदेश बनाने के बाद जो व्यक्ति संदेश बनाता है, लिखता है और भेजता है, यानी ये संदेश करता एक व्यक्ति है। इसने अपना संदेश बनाया, लिखा, जो भी स्पीच उसने तैयार की, जो भी कुछ किया, फिर उसके बाद उसने एनकोड किया जो भी कुछ बनाया, फिर उसके बाद माध्यम यानी किस चैनल के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा, किस माइक के द्वारा वो संदेश को प्रसारित करता है। जब शब्द एक स्पीच चल रही है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसमें आप भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, तो माइक पर जब आप बोलेंगे, जब आप संदेश जो लिख के लेके आए हैं,
तो वो क्या इनकोडिंग। फिर आप माइक पे बोलेंगे क्या होगा, आप धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन जो चैनल है जो माध्यम उसे डिकोड करेगा, यानी अपनी भाषा में डिकोड करेगा, और जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो कहाँ तक पहुँचाएगा, आप लोगों तक पहुँचाएगा। जब आप लोगों तक ये जनसंख्या वो सूचना पहुंच जाएगी, उसके बाद फिर आप फीडबैक देंगे संदेशकर्ता को, सर आपने जो पढ़ाया था वो हमारी पूर्ण रूप से समझ में आया या नहीं। यानी संदेशकर्ता पहले इनकोड करेगा, यानी संदेश बनाएगा, लिखेगा, भेजेगा, फिर उसके माध्यम अपने उसमें डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद कहाँ पे पहुंचे, श्रोता पे पहुंचेगी। उसके बाद ये फीडबैक किसको देगा, संदेशकर्ता को। तभी तो मैंने आप लोगों को लिखा है संप्रेषण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति संदेश बनाता है, लिखता है और भेजता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इनकोडर या इनकोडिंग कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। संप्रेषण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है, यानी संप्रेषण प्रभावशाली कब माना जाएगा, जब श्रोता की समझ में बिल्कुल पूर्ण रूप से आ जाए, यानी संदेशकर्ता ने जो संदेश भेजा है वो श्रोता की समझ में बिल्कुल पूर्ण रूप से आ जाए तो प्रभावशील है। और संप्रेषण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, श्रोता पर। मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद श्रोता ने कहा अगर सर बिल्कुल समझ में नहीं आए तो ये प्रक्रिया बिल्कुल विफल है, संप्रेषण बिल्कुल बेकार है। लेकिन मैंने पढ़ाने के बाद श्रोता ने कहा कि सर बिल्कुल समझ में आया तो इसका मतलब संप्रेषण सफल होगा। तो किस पर निर्भर करती है, श्रोता पर निर्भर करती है। प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है, श्रोता पर। जो व्यक्ति संदेश बनाता है, लिखता है और भेजता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, इनकोडिंग या इनकोडर कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लो इसको। आगे चलें दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व दोस्तों कितने दोस्तों, 6। पहला संदेशकर्ता, इनकोडिंग, माध्यम या चैनल, डिकोडिंग, श्रोता, फीडबैक यानी पृष्ठपोषण। ये 6 तत्व कभी कभी पूछ लेता है संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने तत्वों को शामिल किया गया, 6 तत्व। कौन कौन से, संदेशकर्ता, इनकोडिंग, माध्यम या चैनल, डिकोडिंग, श्रोता या फीडबैक, जो मैंने अभी लिखे थे संप्रेषण की प्रक्रिया में। अगर पूछे किस पर निर्भर करती है संप्रेषण की प्रक्रिया, श्रोता पर। फीडबैक किसको दिया जाता है, संदेशकर्ता, किसके द्वारा, श्रोता के द्वारा। इनकोडिंग कौन सी भाषा होती है, संदेशकर्ता की। डिकोडिंग किसकी भाषा होती है, माध्यम या चैनल की भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, एक बात और लिख दे रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, नोट डाल के आप लिख लेना। पहला इनकोडिंग, संदेशकर्ता की भाषा होती है। दूसरा डिकोडिंग, चैनल या माध्यम की भाषा होती है। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें डिकोडिंग किसकी भाषा होती है तो डिकोड यही तो करता है दोस्तों, माध्यम है चैनल। संदेश करता है, इनकोडिंग करता है, फिर किसके पास पहुंचे, श्रोता के पास पहुंची जाती है। ये है दोस्तों। कभी कभी पूछे इनकोडिंग किसे कहते हैं तो संदेशकर्ता की भाषा होती है जिससे व्यक्ति संदेश बनाता है, लिखता है, भेजता है। डिकोडिंग चैनल या माध्यम की भाषा होती है जिससे वो डिकोड करता है अपनी भाषा में, फिर असंख्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, वो संप्रेषण कहलाता है। नोट कर लो दोस्तों उसको।
आगे चलते हैं दोस्तों प्रकार। अब चलते हैं दोस्तों प्रकार पे। इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब देखो संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। वैसे कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। एक होता है शाब्दिक, ठीक है, दूसरा होता है अशाब्दिक। ठीक है दोस्तों। अब शाब्दिक कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है दोस्तों लिखित। अशाब्दिक कई प्रकार का होता है, मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूं। एक होता है ध्वनि संकेत, एक होता है चक्षु संपर्क, चेहरे की भाषा, शारीरिक हाव भाव। ये कौन सा होता है दोस्तों? ये वाला होता है। अब शाब्दिक संप्रेषण एक और लिख दे रहा हूं मैं, उपयोग के आधार पर। अगर ये पूछे उपयोग के आधार पर संप्रेषण कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो 2 भागों में। पहला शैक्षिक संप्रेषण, दूसरा लोक संप्रेषण। समझे दोस्तों? अब देखो अगर उसने पूछा संप्रेषण के प्रकार कितने, तो 2 लगाने। अगर उसने पूछा उपयोग के आधार पर कितने, तो 2 लगाने। अगर उसने उपयोग नहीं लगाया तो आपको इधर लगाना शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक कितने प्रकार होता है? मौखिक और लिखित। यानी जब एक व्यक्ति शब्दों के द्वारा या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जिस संप्रेषण का प्रयोग करता है उसे लिखित कहा। सब पहले चिट्ठी चला करती थी, लेटर चला करते थे। चिट्ठी पहले मोबाइल नहीं थे और ये नहीं था, तो पहले चिट्ठी हुआ करती थी, चिट्ठी लिखते थे। तो वो कौन सा संप्रेषण हुआ करता था? लिखित। पहले कभी किसी की शादी हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता, चिट्ठी लिख दी कि हमारे यहाँ पर हमारे बेटे की शादी 20 तारीख के, उसकी तारीख के, वो एक चिट्ठी लेटर लिख के भेज दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया, तो वो कौन सा संप्रेषण? शाब्दिक है। लेकिन अब क्या होता है, अगर कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हम तुरंत मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप से कह देते हैं कि उस टाइम पर आ जाना, कल उसका प्रोग्राम है, कल की शादी है, परसों की शादी, जो कुछ भी हो। यानी जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं मौखिक रूप से दोस्तों, उसे कहा जाता है मौखिक संप्रेषण। और जिस संप्रेषण में हम मौखिक के बजाय लिखित रूप में अपना संप्रेषण प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है दोस्तों। अब अशाब्दिक आता है, एक होती है ध्वनि संकेत, एक होता है आंखों की भाषा, चक्षु संपर्क, आंखों की भाषा। कहते हैं, आपने सुना होगा आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं, यानी इशारों में जो बातें होती हैं वो क्या होती है? चक्षु संपर्क। चेहरे का हाव, सपोज आप टेस्ट पास हो गए, टेस्ट पास होने के बाद एक आपका दोस्त है वो टेस्ट फेल हो गया है। जब आप अपनी खुशी किसी दूसरे अपने दोस्त को बताने जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे को देख के वो एक तरह से बिल्कुल एकदम शोक में बैठा हो, आप उसके चेहरे को देख के ये बता सकते हैं ये किसी न किसी परेशानी में है। तो चेहरे की भाषा भी होती है। एक होता है शारीरिक भाषा, शारीरिक हाव भाव। कभी क्रोधी की अवस्था में उसका शारीरिक भाव कैसा है, खुश की अवस्था में कैसा है, गमों की अवस्था में कैसा है। ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत क्या होता है दोस्तों? ऐसे सुना होगा, कभी कभी कुछ और बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या कुछ और बोल सकते हैं, मना कर सकते हैं, जो कुछ भी हम ध्वनि के द्वारा मना करते हैं। अब आपने देखा चौराहे पर लाइट लगी होती है,
रेड लाइट हो जाती है तो वो कहती तो नहीं लाइट, लेकिन आपको पता चल जाता है रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, तो आप उसको देख कर रुक जाते हैं। यानी उसको देखकर भी देख रुकना, वो भी एक संकेत का संप्रेषण हो सकता है, क्योंकि देखकर भी उसको रोक रहे, संप्रेषण हो सकता है। तो जिसमें हम शब्दों को मौखिक और लिखित रूप में प्रयोग ना करें वो कहलाता है अशाब्दिक। जिस संप्रेषण में हम मौखिक रूप से और लिखित रूप से शब्दों का प्रयोग करते वो कहलाता है शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, अब दोहराते हैं। उपयोग के आधार पर संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया, एक शैक्षिक संप्रेषण, एक लोक संप्रेषण। शैक्षिक संप्रेषण वो कहलाता है दोस्तों जब एक अध्यापक द्वारा अपनी क्लास में जब छात्रों को प्रदान किया जाता है, यानी जिसका समय निश्चित सीमा होती है या जो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर दिया जाता है वो कैसा कहलाता है, शैक्षिक। लोक संप्रेषण क्या कहलाता है, जैसे सभाएं होती हैं, जैसे सपोज हम बात करते हैं, जैसे मन की बात होती है, मोदी साहब मन की बात करते हैं, पीएम साहब कर रहे हैं, सीएम साहब अपना भाषण दे रहे हैं, तो वो एक जगह से असंख्य व्यक्तियों को, असंख्य स्थलों पर एक ही साथ जिस संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है वो लोक संप्रेषण कहलाता है। लेकिन शैक्षिक संप्रेषण एक अध्यापक द्वारा अपनी क्लास में एक सीमित जगह पर दिया जाता है वो कहलाता है शैक्षिक संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। अब इसके अन्य प्रकार और लिखते हैं हम। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों संप्रेषण के अन्य प्रकार। कौन से लिखेंगे दोस्तों, गैर मौखिक संप्रेषण। गैर मौखिक संप्रेषण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों काइनेसिक्स की। ठीक है, अब देखो इस संप्रेषण में शारीरिक हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मेटा संप्रेषण, इस संप्रेषण में संदेश श्रोता तक पहुंचते पहुंचते अपना अर्थ खो देता है। ठीक है, तीसरा प्रोसेमिक्स का प्रयोग। इसे संप्रेषण में स्थल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति डीएम के निकट वाली
कुर्सी पर बैठा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चरेनोमिक्स। इस संप्रेषण में समय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट गुस्ट्रिक्स। इस संप्रेषण में स्वाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है ओल्फैक्टरी। इस संप्रेषण में गंध और महक का प्रयोग किया जाता है। ओकुलेसिक्स। इस संप्रेषण में नेत्रिया पलकों का प्रयोग किया जाता है। एक लिख लो लास्ट, ऑब्जेक्टिव्स। इस संप्रेषण में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ये है दोस्तों गैर मौखिक यानी अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं काइनेसिक्स में क्या होता है दोस्तों कि इस संप्रेषण शारीरिक हावभाव का प्रयोग किया जाता है। सब जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मेरे ये हाथ जो चल रहे हैं, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है, आँख है, मेरा मुंह है, जैसे मेरा पूरा शरीर जो पढ़ाते समय प्रयोग किया जा रहा है, बात करते समय प्रयोग किया जा रहा है, वो काइनेसिक्स कहलाता है। सब एक व्यक्ति एक क्रोधी की अवस्था में जब आप उससे बात करेंगे तो उसका मुंह लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी और वो जोर जोर से चीखेगा और पूरे शरीर का प्रयोग करेगा, कप कपाएगा, इधर से उधर हाथ फेंकेगा। तो किस संप्रेषण का प्रयोग किया जा रहा है? काइनेसिक संप्रेषण का प्रयोग किया जा रहा है। यानी जिस संप्रेषण में व्यक्ति अपने शारीरिक हाव भाव का प्रयोग करता है उसे काइनेसिक्स कहा जाता है। मेटा संप्रेषण में क्या होता है कि इस संप्रेषण में संदेश श्रोता तक पहुंचते पहुंचते अपना अर्थ खो देता है। कैसे दोस्तों? सब मैंने जो बात कही और आप तक पहुंचते पहुंचते उसका अर्थ बदल जाए, वो क्या कहलाती है? मेटा संप्रेषण कहलाता है। सपोज आपने किसी से कोई बात कही, अब वो बात घूमते 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 उसका अर्थ ही चेंज हो गया, तो वो कौन सा संप्रेषण कहलाता है? मेटा संप्रेषण कहलाता है। प्रोक्सेमिक्स, इस संप्रेषण में स्थल का प्रयोग किया था। कैसे दोस्तों? स्थल का प्रयोग कैसे करते हैं? सब एक व्यक्ति डीएम के निकट वाली कुर्सी पर बैठा है, तो उसका बात करने का तरीका क्या होगा?
बात करने का लहजा क्या होगा, तो वो कहलाता है चरोनोमिक्स। इस संप्रेषण में समय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? समय का प्रयोग किया जाता है। कैसे? कि भारत की अपेक्षा चाइना के लोग समय का ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी किस समय पे किस बात को लेकर हमें प्रयोग करना है, वो चरोनोमिक्स कहलाता है। सपोज अभी प्रेजेंट में दौर चल रहा है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में अगर आप इसे पूर्ण रूप से मस्ती के रूप में निकाल देते हो और उसके जस्ट खुलने के बाद ही सुपर टेट का एग्जाम आ जाता है 1 महीने बाद, तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि हमने वो समय ऐसे ही निकाल दिया, काश उसमें पढ़ते। तो समय का प्रयोग किस हिसाब से करना है, वो चरोनोमिक्स में कहलाता है। गुस्ट्रिक में कहलाता है, इस समय स्वाद का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी स्वादिष्ट बातें करते हैं, यार और कुछ कहो और। एक व्यक्ति ऐसा होता है, नहीं यार बिल्कुल एकदम तू कटीली बातें करता है, एकदम जहरीली बातें करता है, एकदम गुस्से वाली बातें करता है, वो गुस्ट्रिक। ओल्फैक्टिक इस संप्रेषण गंध और महक, ये दोनों सेम से है। गंध और महक, एक व्यक्ति ऐसा करता है कि उसकी बातों से एक तरह से कहते हैं कि इसकी बातों से एकदम फूल झड़ रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? गुस्ट्रिक। ओल्फैक्टिक एक व्यक्ति ऐसा होता है हर समय एकदम लड़ाई कैसी बातें करता है, तो वो गंधमय। और इस संप्रेषण नेत्र और पलकों का प्रयोग किया था। नेत्र और पलक कैसे होते हैं? सब होता है, मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन पूछने में एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, मैंने उसे आंखों आंखों मना कर दिया ऐसे, तो वो बंद हो गया। उसने पूछा सर मुझसे मना कर रहे हैं, यानी नेत्र और पलकों का प्रयोग करने के लिए किस संप्रेषण का प्रयोग किया था? ओल्ड सेक्स से। एक होता ऑब्जेक्ट, इस संप्रेषण में वस्तुओं का प्रयोग किया था। सब होता आपको किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है, तो आपको कोड वर्ड पता है, तो आपने उस वस्तु को दे दिया कि जब मैं ये वाली वस्तु भेजी तो ये समझ लेना मुझसे लड़ाई हो गई है। आपने उस वाली वस्तु को अपने दोस्त तक पहुंचाया, तो दोस्त ने सोचा कि ये वाली वस्तु आई है तो इसका मतलब उससे लड़ाई हो गई है, तो जो उसने बात तो नहीं की लेकिन वस्तुओं का प्रयोग किया। एक लास्ट और रह गया पैरा लिंग्विस्टिक। इस संप्रेषण में स्वर व शब्दों का प्रयोग किया जो ध्वनि के रूप में होते हैं। ये थे दोस्तों कौन से संप्रेषण? गैर मौखिक। यहां से कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है, आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों संप्रेषण के माध्यम। अब संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से दोस्तों? 2 माध्यम है इसके। पहला मुद्रित माध्यम। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक तो समाचार पत्र, एक एटलस, जर्नल बुक, शोध पत्र। ठीक है दोस्तों, बहुत इतने देख लेना। दूसरा आता है अमुद्रित माध्यम। अमुद्रित माध्यम को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। ठीक है दोस्तों, दृश्य में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक आता है OHP, प्रोजेक्टर। श्रव्य में कौन कौन से आते हैं? रेडियो,
टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो टेप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि संप्रेषण के माध्यम को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में, एक मुद्रित माध्यम, एक अमुद्रित। यानी मुद्रित माध्यम वो होते हैं जो छपे हुए थे, जो लिखे हुए थे, जैसे हमें न्यूज पेपर आता है डेली, एटलस जो मानते छोटा जर्नल बुक होती है, शोध पत्र होता है। अमुद्रित माध्यम कौन से? एक तो दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य श्रव्य। दृश्य में कौन सा होता है? एक OHP होता है। OHP की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों 68,500 में, इसकी फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर। अब कभी कभी जब भी मैं आपको जनसंचार माध्यम पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा, तो उसमें आपको इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके 2 पार्ट बनाऊंगा मैं। अब प्रोजेक्टर होता है, कभी कभी ये पूछा OHP में किसका प्रयोग करते हैं? इसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड्स का प्रयोग करते हैं। ये जो मैं भी जनसंचार माध्यम की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसमें पढ़ाऊंगा। रेडियो क्या होता है? रेडियो की शुरुआत किसने की? रेडियो किसके लिए प्रयोग किया है? रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी कब नाम दिया गया? वो जनसंचार माध्यम में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। एक टेप रिकॉर्डर होता है, ये किस में आते हैं? श्रव्य में। रेडियो, टेप रिकॉर्डर किस में आते हैं? श्रव्य में। दृश्य श्रव्य में कौन सा? देखो, टीवी आता है, मोबाइल आता है, कंप्यूटर आता है, वीडियो टेप आता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आता है। ये था दोस्तों संप्रेषण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब इसके प्रश्न कौन कौन से बनते हैं दोस्तों, वो लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, पहला होता है संप्रेषण का अर्थ। ठीक है दोस्तों। दूसरा, संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? तीसरा, संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? संप्रेषण के माध्यम। इनकोडिंग क्या है? डिकोडिंग क्या है? ये है दोस्तों, इतने बहुत हैं। ये था दोस्तों संप्रेषण का चैप्टर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।